हेलो बच्चों, और आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए 12 एग्ज़ाम के लिए 12 के लिए जिसका कि एग्ज़ाम आपको 2 फरवरी को होना है उसके लिए। और बहुत ही ये धमाके क्वेश्चन है और ख़ास करके ये मेरा लाइव क्लास था, लेकिन आज वाईफाई के प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। इस वजह से इसका हम वीडियो आपको प्रीमियर कर देंगे अभी जस्ट आज ही क्लास लेने के बाद। तो चलिए देखिए, मैं हूँ RKJ सर, हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फिर हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव धमाका क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहले आइए यहाँ पर हम बात करें, आज हम लॉन्ग क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट मिला करके आपको 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। ठीक है, कल हमने ऑप्टिक्स में आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिया था जिसमें क्वेश्चन आने की मान करके चलिए आप गारंटी है, और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट को मिला करके हम आपको 6 क्वेश्चन बहुत ही रिसर्च करने के बाद देने जा रहे हैं। ये देखिए, ओरिजिनल पेपर भी मैं हमेशा साथ रखता हूँ, ओरिजिनल पेपर भी है पिछले साल का, काफ़ी इस पर हमने रिसर्च किया है। ठीक है, तो ये इसमें पहला जो धमाका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट दोनों का कंबाइंड है, लेकिन पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने पहले लिखा है मेरे हिसाब से। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ को लिखें। पता है आपको किरचॉफ्स का 2 नियम है, किरचॉफ्स लॉ को लिखें। और फिर दूसरा इसी में आपका क्वेश्चन है, फाइंड आउट कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को आप निकालें। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को निकालें, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को निकालें। और इसको हिंदी में भी लिखा गया है, जो आप लोग का डिमांड था, फरमाइश था, सर हिंदी में भी क्वेश्चन को लिख दें। ठीक है, किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा समझाएं। इन नियमों का उपयोग कर, किरचॉफ का जो 2 नियम है, इस दोनों नियम का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें। ठीक है, दूसरा इसमें जो आपका धमाका क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन को आपको लिखा देते हैं, 5-6 क्वेश्चन हम देंगे और उसके बाद सभी का हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे, ताकि जो बच्चे अगर ठीक से नहीं पढ़े हैं तो आप इतना पढ़ के जाइएगा, उम्मीद है आप बिल्कुल एग्जाम में अच्छा करके आइएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका लड़ेगा। ठीक है, और मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये दूसरा मेरे हिसाब से धमाका क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, गॉस के प्रमेय को लिखें एवं सत्यापित करें। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट, जो तीसरा हमारा धमाका है क्वेश्चन का, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी को निकालें। ये भी क्वेश्चन देखिए बराबर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, लेकिन पिछले साल जो है ये इसमें पोटेंशियल पूछा है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है ना, पोटेंशियल के लिए पूछा है क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए पूछा है, और इस बार इंटेंसिटी का आपका बिल्कुल चांस है, चूंकि क्वेश्चन का बराबर पूछा जाना तय है, तो इस बार इंटेंसिटी का आना लगभग तय है। ठीक है, इंटेंसिटी किसी भी डायपोल के कारण, हिंदी में विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, डायपोल द्विध्रुव का मतलब डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। किसी भी पॉइंट पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये फिर चौथा धमाका क्वेश्चन है, फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। फाइंड आउट कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र, हिंदी में इसको बोलते हैं गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल। गोलीय संधारित्र की धारिता का
व्यंजक प्राप्त करें, ये आपका चौथा धामाका क्वेश्चन है। तो ये पहले तो ये 4 क्वेश्चन आप लिख लें, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे के क्वेश्चन पर हम जाएंगे। फिर देखिए जो चौथा क्वेश्चन होगा इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लें, थोड़ा मैं साइड इसलिए हो रहा हूं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पांचवा में पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ऐसे तो समझने के लिए खाली पोटेंशियोमीटर भी सफिशिएंट है, लेकिन जो निकालना होता है इसमें ईएमएफ का कंपैरिजन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसमें क्वेश्चन आपका ये बनता है विथ द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, with the help of potentiometer, with the help of potentiometer find out EMF, find out EMF का रेशियो, find out ratio of EMF of 2 cell, EMF of 2 cell का रेशियो। और इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं, पोटेंशियोमीटर को बोलते हैं विभव मापी। विभव मापी की सहायता से इसको बोलते हैं विभव मापी। विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से विभव मापी की सहायता से 2 सेल, जिसको कि बैटरी बोलते हैं, है ना, सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बलों की तुलना करें। रेशियो मतलब तुलना करें, रेशियो मतलब तुलना करें, रेशियो निकालें, तुलना करें ये। फिर देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नेट से फाइंड आउट मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फाइंड आउट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको कि ब्रॉड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। फाइंड आउट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको कि ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ब्रॉड ऑन पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। और इसको हिंदी में किसी भी मैग्नेटिक को चुंबकीय द्विध्रुव, हिंदी में थोड़ा 19-20 हो तो नजरअंदाज करिएगा, ये हम आपके फरमाइश को पूरा कर रहे हैं, आपके डिमांड को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव के, किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोला जाता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में
चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। मैग्नेटिक इंटेंसिटी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बच्चों क्या बोलते हैं? ब्रोडाउन पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रोडाउन पोजीशन बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ब्रोडाउन पोजीशन बोलते हैं। और यहां पर इसको इक्विटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। इक्विटोरियल पोजीशन, तो इसको 3-3 पॉइंट बोलते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ब्रोडाउन पोजीशन भी इसको बोलते हैं, और या इसको हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट से, हालांकि ध्यान से आप देखेंगे तो 2 नंबर में जो हमने दिया था इलेक्ट्रिक वाला और मैग्नेटिक वाला, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होता है। इलेक्ट्रिक वाला और मैग्नेटिक वाला जो है ये सिमिलर टाइप क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, एक पढ़ेंगे तो आपको दूसरे को भी बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसी बीच ये बता दें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि मैग्नेटिक पोटेंशियल कितना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल कितना होगा। आप लोग अगर जानते हैं तो बिल्कुल बताते चलें, हमें मैसेज करते चले। तो इस 6 में उम्मीद है आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। आप इतना पढ़ लेंगे तो इसमें से आपका बिल्कुल उम्मीद है क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां देखिए, और कम से कम क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन को हमारा लाने का प्रयास है। ठीक है, और आप एक क्वेश्चन और अगर लेना चाहें तो आप LCR सर्किट के लिए ले लीजिए। इम्पीडेंस निकालें LCR सर्किट के लिए, है ना, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। LCR सर्किट का इम्पीडेंस मतलब ये रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको 6 ही दे रहा हूं, अगर जिसको ज़्यादा पढ़ना हो तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना में उम्मीद है आपको आना चाहिए। और अब आइए हम बारी बारी से हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, पहला क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं, व्हिटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट जो हमारा धमाका क्वेश्चन है, पॉइंट रूल या जंक्शन रूल, पॉइंट रूल या जंक्शन रूल इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को पॉइंट रूल और जंक्शन रूल भी कहा जाता है। और ये कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। देखिए, जैसे कोई भी ये वायर है, तार है, और इसमें मान लेते हैं कि I1 करंट आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 भी आ रहा है, और I4 और I5 निकल रहा है। तो इसमें अगर इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं तो आउटगोइंग करंट को निगेटिव लेंगे। अगर इनकमिंग को पॉजिटिव लेते हैं तो आउटगोइंग को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। घर में ऐसे समझिए कि आमदनी पॉजिटिव, खर्चा निगेटिव, आमदनी पॉजिटिव, खर्चा निगेटिव, बस ऐसे इसको समझना बाबू। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, इधर निगेटिव हो गया, बराबर जीरो। इसको इधर भेज दीजिए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में अगर इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका चलेगा, नंबर के हिसाब से ही बात करना है। फर्स्ट लॉ लिखा, फिर सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को रूप रूल भी कहा जाता है। और सेकेंड लॉ को याद करने के लिए सीधा तरीका आप ऐसे याद रखिए,
सम ऑफ आई आर इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ। सेकेंड लॉ को ऐसे याद रखना है, सम ऑफ आई आर इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, ऐसे याद रखना है। तो सेकेंड लॉ के अनुसार सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। ये सेकेंड लॉ कहता है और इसके अनुसार बस इसी बात को लिख लीजिए, सम ऑफ आई आर इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ, ठीक है। और इसको किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कहा जाता है, केवीएल, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज रूल भी कहा जाता है, केवीएल। और इसके बाद ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों आपका लॉ हो गया। अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आपका इसमें था, कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज। खास करके देखिए आज के क्लास की खासियत यह है, वैसे तो हर चीज़ आपको अब हमारे मिलेगा लेक्चर में भी, लेकिन खासियत यह है कि इसमें हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि कितना आपको लिखना है, क्या लिखना है। ऐसे तो हमने चैनल पर इसको डिटेल से बताया है, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं। अब जितना आपको इसमें हम बात करें आज के क्लास में, एग्जाम में उतना ही लिखना है। इसलिए ये क्लास की खासियत बस यही है, ध्यान रखना है कितना लिखना है और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना है। और इस मात्र 6 क्वेश्चन में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट है। बहुत मेहनत करके मैं ये दे रहा हूँ। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाला जो है लाइव क्लास का इंफॉर्मेशन मिलता रहे, वीडियो भी आपको मिलता रहे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड लॉ हुआ। अब यहाँ पर बैलेंस ब्रिज का कंडीशन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। आइए जो मेन आपका क्वेश्चन है, अब आइए बैलेंस ब्रिज के कंडीशन को निकालना है। कंडीशन जो बैलेंस ब्रिज का होता है ये आप जानते हैं, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। ये इसका कंडीशन होता है, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये इसका कंडीशन होता है। डायग्राम आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है और यहाँ पर ये R4 है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल करंट मान लिया कि यहाँ पर I है और इसमें चला गया I1, तो इसमें कितना चला जाएगा, I में I1 को घटा दीजिए, I माइनस I1 चला गया इधर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब इधर जो है ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इस ब्रांच में इधर गैल्वेनोमीटर है और इधर जो करंट गया गैल्वेनोमीटर ब्रांच में करंट चला गया आपका IG चला गया, तो इधर कितना चला जाएगा, I1 माइनस IG चला जाएगा, ठीक है। तो I1 माइनस IG चला जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखिए IG साहब यहाँ आएंगे, इसकी मुलाकात होगी यहाँ, तो I माइनस I1 प्लस IG ये आपके पास हो गया, ठीक है। और इस दोनों की मुलाकात यहाँ पर हुई, I1 कट गया, IG भी कट गया, आपका यहाँ पर टोटल आ गया आपका I, ठीक है। तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका ब्रांचिंग सही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैं इसका नाम दे दिया ABCD ऐसे करके, और तरीका यह है, ध्यान ये देना है कि अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। तो ध्यान दीजिए ये कैसा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, मेरे साथ बोलते चलिए, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज ये आपका है क्लॉकवाइज। और ये भी देखिए, ये जो है कन्फ्यूजिबल होता है, ध्यान रखना है। यह जो डायरेक्शन है इसमें इसके लिए इसका लोल इधर कर देना, ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, और यही डायरेक्शन इसके लिए इसका लोल इधर कर देना, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो फिर यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, ये इसके लिए पॉजिटिव और ये इसके लिए निगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसमें
मेष 1 का कुछ नाम दे दिया ए बी डी ए। देखिए यहाँ पर ए बी डी ए इसमें, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा I1 R1 होता क्या है, जो सेकेंड लॉ है उसके हिसाब से तरीका क्या है, सम ऑफ IR इक्वल टू सम ऑफ EMF, ये लगाते हैं लूप रूल, सम ऑफ IR इक्वल टू सम ऑफ EMF। तो सम ऑफ IR, ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं I1 R1, उसके बाद यहाँ पर इधर कितना हो गया, इधर आइए अब IG RG, अब ये माइनस करेंगे, माइनस क्या हुआ आपके पास I माइनस I1 और R कितना R3 इक्वल टू क्या, देखिए इसमें कहीं बैटरी नजर आ रहा है, इसमें कहीं बैटरी नहीं है। तो ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ तो बैटरी है, दूसरे के घर का बैटरी आपको काम नहीं देता बाबू, अपने घर का बैटरी इन्वर्टर ही आपको काम देता है, दूसरे के घर में है तो वो उसको काम देगा। तो यहाँ पर इसको नहीं देखना है, इस मेष में देखना है, जिस मेष में आप बात कर रहे हैं इस मेष में देखना है, इसमें कहीं कोई बैटरी नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ये 0 हो गया। और अगर गैल्वेनोमीटर ब्रांच से होकर के करंट पास नहीं करे, क्योंकि कंडीशन हमारा यही है कि वास्तव में इधर से जो है करंट पास नहीं करना चाहिए, तो नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर ब्रांच। अगर ऐसा नहीं हो कि गैल्वेनोमीटर ब्रांच से होकर के करंट पास नहीं करे तो IG 0, अब इसमें IG को 0 कर लीजिए, I1 R1 ये तो 0 हो गया, फिर इधर यह आपका माइनस हो जाएगा, माइनस I माइनस I1 R3 बराबर 0, I1 R1 इसको इधर कर लीजिए, I माइनस I1 R3, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बोलो साहब इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए इसमें बात करते हैं, तो इसमें अब इसकी जरा बात कर ले पहले, ये क्या होगा बोलते चाहिए मेरे साथ, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होगा क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव, ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये वाला क्या होगा यह भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, यह भी नेगेटिव होगा। तो पहले पॉजिटिव वाले को लिख लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए इसमें नाम कुछ दे दीजिए BCDB, फ्रॉम मेस BCDB, इसमें BCDB इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ BCDB इस मेष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस मेष की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए इस मेष में क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए BCDB, अब इसकी बात करिए पॉजिटिव वाले की, तो IR सम ऑफ IR, I कितना है I1 माइनस IG, रेसिस्टेंस कितना है इसका R2, उसके बाद अब आइए इसकी बात कर ले, निगेटिव होगा ये माइनस IG RG, अब इसके बाद फिर ये भी निगेटिव होगा, माइनस I माइनस I1 प्लस IG, ये निगेटिव होगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये निगेटिव हो गया, उसके बाद ये R4 इक्वल टू 0, कहीं इसमें भी बैटरी नज़र नहीं आ रहा, इसमें भी बैटरी नज़र नहीं आ रहा। अब उसी तरह से यहाँ भी अगर यहाँ पर कोई भी करंट पास नहीं करे गैल्वेनोमीटर ब्रांच से, अगर गैल्वेनोमीटर ब्रांच से होकर के कोई करंट पास नहीं करे, गैल्वेनोमीटर ब्रांच में अगर कोई करंट पास नहीं करे, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा जरा देखिए, इसको अब मिटा देता हूँ, अभी फिगर की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं अब हटा देता हूँ। तो अब यहाँ देखिए यहाँ भी फिर IG 0 रखना है, अगर वाली ही बात होगी, इफ IG इक्वल टू 0 तो I1 R2 IG 0 किया, यहाँ भी IG 0 होगा, यहाँ भी IG 0 होगा, I माइनस I1 R4 बराबर 0, तो I1 R2 I माइनस I1 यहाँ पर R4, ये मान लिया इक्वेशन 2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन ये आपके पास 2 आया और इक्वेशन 1 यहाँ पर आया था आपके पास, 1 भी यहीं पर लिख देता हूँ मैं और ज़्यादा समझ में आएगा। I1 R1 I माइनस I1, यह आपका R3
1 लिखा। अब क्या करना है भैया, अब दोनों को डिवाइड कर दो, 1 में 2 को डिवाइड कर दो, टारगेट आपको मिल गया। डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, सीधा 1/2 लिख के काम कर लीजिए, बात खत्म। टारगेट आपके पास है, देख लीजिए। I1 R1, I1 R2, I माइनस I1 R3, नीचे I माइनस I1, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। टारगेट मिल गया, जो निकालना था वो आ चुका। देख लीजिए, R1/R2 इक्वल टू R3/R4। और यही जो है कंडीशन है बैलेंस ब्रिज का। जब गैल्वेनोमीटर से होकर के करंट पास नहीं करेगा तो ऐसा तभी होता है जबकि R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के बराबर हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है। और अंदर की बात ये होती है कि यह जो दोनों तरफ का ये जो डायग्राम था ना, ये डायग्राम जब लोग बनाए थे, ये यहाँ का और यहाँ ये दोनों सेम पोटेंशियल पर होता है, इसलिए इधर से करंट पास नहीं करता है। ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हो जाता है, ये अंदर की बात है। खैर उतने की आपको अब कोई ज़रूरत नहीं, फिलहाल अभी यहाँ तक इस काम खत्म आपका। अब आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट धमाका क्वेश्चन हमारा है गॉस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस बार के एग्जाम के लिए, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? स्टेटमेंट इसका है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the closed surface. Total electric flux passes through the closed surface is equal to 1/epsilon naught times total charge enclosed by the closed surface. Total electric flux passes through closed surface is equal to 1/epsilon naught times total charge enclosed by the closed surface, और इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका स्टेटमेंट होता है गॉस थ्योरम का। 1/epsilon इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जहां Q जो है यह कोई भी जो आपका क्लोज्ड सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज रखा गया है Q, ये आपका यहां पर Q है। कोई भी जो क्लोज्ड सरफेस है इसके अंदर जो चार्ज रखा गया है ये आपका Q है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होकर के जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यह जो है 1/epsilon नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस के बराबर होता है। मतलब इसके अंदर जो चार्ज है ये इसी पर सिर्फ डिपेंड करता है। इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो सिर्फ अंदर जो चार्ज दिया गया है उस पर डिपेंड करेगा बाबू। उसके अंदर जो चार्ज दिया गया है उस पर डिपेंड करेगा, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी ये कांस्टेंट है एयर के लिए। अब आइए इसका जो प्रूफ होगा, अब यहां पर देखिए इसके लिए एक डायग्राम, पहले तो एक क्लोज्ड सरफेस लें, ये लिख लिया आप लोग। थोड़ा समय साइड हो लेता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, फिर इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। इसको प्रूफ करना है। अब यहां देखिए, यह क्लोज्ड सरफेस लिया, मतलब जस्ट लाइक ए फुटबॉल, क्लोज सरफेस लिया और अंदर चार्ज दिया Q, अंदर यहां पर चार्ज दिया Q। कोई भी क्लोज्ड सरफेस लिया, अंदर चार्ज दिया Q। देखो अब यहां पर इसको प्रूफ करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला वी हैव टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है phi इक्वल टू EDS। अब यहां ध्यान रहे, यह जो सिंबल देते हैं ये क्लोज्ड के लिए देते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम जो लागू होता है
ये क्लोज्ड सरफेस के लिए, मतलब जस्ट लाइक फुटबॉल के लिए किसके लिए लागू होता है? क्लोज सरफेस के लिए, मतलब जस्ट लाइक फुटबॉल के लिए लागू होता है। फुटबॉल जैसा सरफेस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है बाबू, तो याद इसको रखना है। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन ईडीएस, पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा, कोई भी अगर चार्ज है तो इसके कारण देखो यह जो सरफेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। जो क्लोज्ड सरफेस होता है ये क्लोज्ड सरफेस है और इसको हम लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? गॉसियन सरफेस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी को निकालना है, टारगेट हमारा होता है यहाँ पर गॉस थ्योरम से इंटेंसिटी को निकालने का। पहले तो यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें, यहाँ मान लीजिए अगर ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पर सेंटर पे रखा गया है कहीं भी, तो इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला आपके पास ये होता है। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू ई के स्थान पर क्या ले लेंगे? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू ds। और ये क्लोज सरफेस के लिए ये सिंबल है। अब इसमें जो कांस्टेंट चीज है इसको बाहर निकालेंगे, 1/4πε0 बाहर, Q भी बाहर, और इंटीग्रेशन ds अपॉन R स्क्वायर। इंटीग्रेशन ds अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखो गॉस थ्योरम जो है, खास बात यह है कि इसको लिखने में समय बहुत कम लगेगा। इसको 5 मिनट में लिखा जा सकता है आराम से, ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, लिखने में समय बहुत कम। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली बात है सिर्फ। 1/4πε0 बाहर, Q भी बाहर, इंटीग्रेशन ds अपॉन R स्क्वायर। अब साहब बताओ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ds अपॉन R स्क्वायर, ये हम लोग को पता है ये होता है सॉलिड एंगल। ये क्या होता है? ये सॉलिड एंगल होता है। और टोटल सॉलिड एंगल जो होता है 4π होता है। कोई भी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी फुटबॉल जो सेंटर पर बनाता है ये आपका 4π होता है। तो इसके बदले हम लोग डायरेक्ट 4π ले सकते हैं, ये इसकी खासियत है। इसके बदले यहाँ पर डायरेक्ट 4π ले सकते हैं। देख लीजिए आपका गॉस थ्योरम साहब प्रूफ हो गया। अगला स्टेप में गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। जैसे ही हम लोग इसको 4π लेंगे, 4π खत्म हो गया और यहाँ पर Q अपॉन ε0 मिल गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यही फाई जो है ये कितने के बराबर था? इंटीग्रेशन ईडीएस Q/ε0 को ही लिखते हैं 1/ε0 इंटू Q। बात एक ही है, ये आपको प्रूफ हो गया, गॉस थ्योरम प्रूव्ड। तो ध्यान रहे, ये आपका गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया और इतना ही बात को लिखना है। बाकी गॉस थ्योरम में बहुत बात है, लेकिन आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना है, ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये गॉस थ्योरम का आपका स्टेटमेंट जो था वो आपका प्रूफ हो गया। इसमें ये बात याद रखिएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद ही होता है। ये सॉलिड एंगल होता है, ये आपको यूनिट डायमेंशन में फर्स्ट टॉपिक में आप पढ़े हैं। इंटीग्रेशन ds अपॉन R स्क्वायर, मतलब सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये आपका जो होता है साहब, ये सॉलिड एंगल होता है। और कोई भी फुटबॉल जो सेंटर पर सॉलिड एंगल बनाता है, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कोई भी मतलब क्लोज सरफेस की बात है भैया, क्लोज सरफेस जो सेंटर पर एंगल बनाता है वो 4π बनाता है। ठीक है, और चाहे फुटबॉल पे पूरा हवा भरा हुआ हो या कम भरा हुआ, तो भी वो इतना ही एंगल बनाएगा, 4π ही बनाएगा। जैसे कोई भी तार को गोल अगर आप बना दो ऐसे, तो वो प्लेन एंगल बनाता है 2π। खैर चलिए, अभी उतना समझने समझाने की बात नहीं है, टू द पॉइंट बात करें, बस ये आपका क्वेश्चन खत्म। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग चलेंगे, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जो आपका धमाका क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो हम जाएंगे वो जाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी डायपोल के कारण। तो पहले इसको
लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए नेक्स्ट धमाका क्वेश्चन में आपके पास है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकालना। जैसे यह कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और डाइपोल का लेंथ आप 12 लेते हैं, ये आपको पता है। ये डाइपोल का सेंटर है, इसके किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर निकालना है, और यह कोई भी पॉइंट है, किसी भी सर्टेन एंगल पर हो सकता है। ये आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट डिसाइडेड नहीं है, इस वजह से इंटेंसिटी का भी यहाँ कोई डायरेक्शन हो सकता है, ये डिसाइडेड नहीं होगा। तो इसलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन ER हमने लिया, और इसका दो कंपोनेंट, एक R के लॉन्ग, इधर मान लिया E स्मॉल r, और थीटा के लॉन्ग इधर मान लिया E थीटा। और इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है बाबू बताओ? इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल का यहाँ पर यूज होगा हमारे पास। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर जो होता है, इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर डायरेक्ट यूज करना है, इसको निकालने की जरूरत नहीं, यह खुद एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ये भी ले सकते हैं, K, इसके बदले K मान लिया, और यहाँ पर P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और बाद में K का वैल्यू हम लोग 1/4πε0 रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इंटेंसिटी चाहिए R के अलोंग, इंटेंसिटी R के अलोंग। अब ये बताओ बाबू, अगर पोटेंशियल पता हो और इंटेंसिटी निकालना हो तो क्या करते हैं? अगर पोटेंशियल पता हो, इंटेंसिटी निकालना हो तो क्या करते हैं? बोलते जाइए मेरे साथ। तो फिर इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब आइए, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। अलोंग R, हिंदी वाले लिखना है आपको हिंदी वाले बच्चे के लिए, R के अलोंग इंटेंसिटी, R के अलोंग तीव्रता क्या होगी, R के अलोंग क्या तीव्रता होगी, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ जब ER की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -dB अपॉन dr, -ddr अपॉन v के स्थान पर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। और देखिए इसमें रेस्पेक्ट R का है, तो जब रेस्पेक्ट R का हो तो R वेरिएबल होगा, बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, और ये सभी बाहर निकल जाएगा। K कांस्टेंट, P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यह भी कांस्टेंट, cos थीटा भी कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए K कांस्टेंट, P कांस्टेंट, cos थीटा कांस्टेंट, और ddr ऑफ 1/r स्क्वायर। तो यहाँ देखिए -K P cos थीटा और 1/r स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो इसको बाबू आप ऐसे भी याद रखो कि ddr ऑफ 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2 अपॉन r क्यूब, ठीक है। इससे आपको स्टेप बचेगा, समय बचेगा। कैसे होता है ये निकालना चाहें तो ये आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे r⁻², और डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते हैं r-2 का क्या लेते हैं हम लोग, -2r nxn-1। तो देख लीजिए -2r-3, तो -2 अपॉन r क्यूब आ गया ना। तो इसको आप लोग डायरेक्ट ले सकते हो भैया। तो यहाँ पर -2 अपॉन r क्यूब हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। ये इंटेंसिटी हुआ R के अलोंग, इसको मानेंगे हम फर्स्ट। ये इंटेंसिटी हुआ R के अलोंग, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या निकालना साहब, थीटा के अलोंग, थीटा के अलोंग इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस डायरेक्शन का एक छोटा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये P है, ये T है, तो PT कितने के बराबर होगा, RD थीटा। ये आपको पता है PT कितने के बराबर होगा, RD थीटा। मन में हो कैसे, तो D थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। PT यहाँ पर आर्क का काम करेगा, नीचे R। तो देख लीजिए आपको मिल चुका, कोना कोनी गुना करिए, PT इक्वल टू RD थीटा। लेकिन ये सब बिल्कुल डायरेक्ट आपको पता भी होगा, याद भी रखना है।
PT इक्वल टू आर डी थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक देख लीजिए, लिख लीजिए। अब आइए इसके बाद जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम लोग इंटेंसिटी अलोंग थीटा निकालेंगे, इंटेंसिटी अलोंग थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? साइड हो रहा हो इसलिए, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। और ये बिल्कुल धमाका क्वेश्चन है जो कि आपको रहने वाला है 2 फरवरी के एग्जाम में फिजिक्स में। तो ये देखिए, अब इंटेंसिटी अलोंग थीटा, थीटा के डायरेक्शन में इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अलोंग थीटा मतलब थीटा के डायरेक्शन में इंटेंसिटी। हिंदी वाले बच्चे इसे लिखेंगे डायरेक्शन में तीव्रता, है ना। आप हिंदी में इंग्लिश खूब मिक्स करिए, जितना करिएगा उतना अच्छा। हिंदी में इंग्लिश तो मिक्सिंग बिल्कुल चलता है धड़ल्ले से, ठीक है। हम लोग बोलते भी हैं, यूज भी करते हैं और लिखिए भी। अब यहाँ देखिए थीटा के डायरेक्शन में, तो अब जो यहाँ पर इंटेंसिटी होगा ई थीटा, अब इसको जो हम लोग लेंगे -dV, और इस डायरेक्शन का जो स्मॉल डिस्टेंस है, दिस इज योर PT, इस डायरेक्शन का स्मॉल डिस्टेंस PT, और PT कितना है भैया? RD थीटा। तो RD थीटा के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो -d थीटा, R अपने जगह पर, और V के स्थान पर हम लोग KP cos थीटा अपॉन R²। अब यहाँ देखिए, इसमें रेस्पेक्ट किसका है? थीटा का है। बोलो बाबू, किसका रेस्पेक्ट है? थीटा का रेस्पेक्ट है। तो यहाँ पर थीटा को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होगा। इसके पहले जो हमने लिया R का रेस्पेक्ट था, R को छोड़ के बाकी सब बाहर हो गया। तो अब कहेगा थीटा कि अब मेरा रेस्पेक्ट है, अब चलो मेरे घर से सब बाहर निकलो। तो थीटा को छोड़ के बाकी सब बाहर निकल जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो माइनस ये आपका थीटा को छोड़ के 1/r बाहर है, के बाहर निकलेगा, P बाहर निकलेगा, नीचे R² भी बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचा? थीटा वाला, तो मतलब सिर्फ cos थीटा, cos थीटा बचेगा। क्या बचा? सिर्फ cos थीटा ये बचेगा, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए -k अपॉन R³ हो गया, P अपने जगह पर, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा कितना होता है? cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस KP साइन थीटा, नीचे R³, ये ई थीटा हो गया। और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2, है ना, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर हो गया? बोलो ये बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ई थीटा मिल गया, और ER हमें कितना मिला था ये भी बता लो कि ER का वैल्यू कितना आया था। ER का भी वैल्यू हम लोग लिख लें एक जगह, ई थीटा इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट जो था, है ना, ER, इसको एक बार ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, कि ER का जो वैल्यू हमें मिला था, कितना मिला था? बोलो साहब, यहाँ पर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे, तो KP अपने जगह पर, cos थीटा भी जगह पर, माइनस, है ना, ये देखो इसमें क्या किए थे? R² को डिफ्रेंशिएट किए थे, तो -2 अपॉन R³ आया था, ठीक है। ये आपका आया था 2KP cos थीटा और नीचे R³, और यहाँ पर KP साइन थीटा और नीचे R³, ये आया था। और माइनस प्लस से इसमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ये दोनों हटेगा, इसलिए कि मॉड आ जाएगा, इसलिए माइनस साइन आपका खत्म हो जाएगा। ER मिल गया, ई थीटा मिल गया, ये फर्स्ट था, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। चूंकि हमें ई थीटा मिल गया और ER मिल गया, क्या मिल गया? क्या मिल गया? ध्यान से देखिए, ई थीटा मिल गया और ER मिल गया, तो क्या करेंगे? इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे? इसको परिणामी तीव्रता बोलेंगे, परिणामी तीव्रता, है ना, हिंदी वाले बच्चे, परिणामी तीव्रता। अब यहाँ पर देखिए, तो इसमें जो है ER तरीका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर ये ER का
मॉड का स्क्वायर और ई थीटा का मॉड का स्क्वायर, इसलिए जो भी नेगेटिव साइन आएगा भी तो वो खत्म हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अब आपके पास है, ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो इस तरह से चलते चलिए, बढ़ते चलिए, बोलते चलिए। ई आर आपके पास कितना है, 2kp cos थीटा नीचे आर क्यूब का होल स्क्वायर, और ई थीटा यहाँ पर आपके पास kp साइन थीटा नीचे आर क्यूब और इसका ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो अंदर में है और कॉमन है और स्क्वायर भी है वो तो परमानेंट आउट होगा। क्या क्या, के परमानेंट आउट होगा, पी होगा, नीचे आर क्यूब होगा, अंदर क्या बचा देखो भैया, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखते चलिए। अब यहाँ जो है के का वैल्यू आप पुट कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और ये आपको मिल गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ जो 4 cos स्क्वायर थीटा है बाबू, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ऐसा लिखने के पीछे अंदर की बात यह है, ऐसा लिखने के पीछे अंदर की बात यह है कि इसको हम 1 कर देंगे, कर सकते। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या मिला, इंटेंसिटी देख लो बाबू, कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और ये 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और यही इंटेंसिटी होता है, यही इंटेंसिटी का फाइनल फार्मूला होता है, ये इंटेंसिटी का फाइनल फार्मूला होता है। तो एक बार मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इंटेंसिटी का फाइनल फार्मूला ई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये इंटेंसिटी का फाइनल फार्मूला होता है। अब उसके बाद ये इंटेंसिटी का फाइनल फार्मूला हुआ। अब इसके बाद वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछे या वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को निकाल देना चाहिए। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसका मतलब ये एंगल आपको निकालना है, रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है ये एंगल मान लेते हैं, इसको लेमडा, ज़्यादातर लेमडा से इंडिकेट किया जाता है। तो अगर ये ई थीटा है तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर के हिसाब से ये भी ई थीटा हुआ, और ये तो ई आर है ही, तो 10 लेमडा इस ट्रायंगल में लेंगे तो ई थीटा अपॉन ई आर हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखो भैया, इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें 10 लेमडा लेना है। तो यहाँ तक पहले देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। बिल्कुल धमाका क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और ये भी बिल्कुल क्वेश्चन आने की गारंटी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया सबका। अब डायरेक्शन की अगर बात करें, फॉर डायरेक्शन, फॉर डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन की बात करें तो मतलब 10 लेमडा निकालना है, 10 लेमडा चाहिए। तो 10 लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कहने का मतलब ई थीटा अपॉन ई आर, ई थीटा के स्थान पर अभी हम लोग निकाले थे, बोलो ई थीटा और ई आर, ये दोनों वैल्यू हम लोग ने पुट किया था, है ना। तो इसको ई थीटा में ई आर को जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा हाफ टेन थीटा, है ना। ई थीटा में ई आर को डिवाइड करिए, ये आपको मिल गया रिजल्ट सामने। तो 10 लेमडा कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ टेन थीटा। तो लेमडा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ टेन थीटा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये लंबा क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप यहाँ तक आ जाइए, फिर भी आपका ये सही होगा। तो ये डायरेक्शन के लिए हो गया, और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड के लिए है। अब इसी में अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए
ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि अगर थीटा 90 हो जाए, मतलब ब्रॉड ऑन पोजिशन पे थीटा जैसे 90 करिएगा तो cos 90 का मैदान साफ हो गया, cos 90 0, थीटा 90 तो यहाँ पर यार कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P अपॉन R क्यूब, ये हो गया। ये हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ब्रॉड ऑन पर। ये इसलिए बता रहे हैं ये खुद एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और दूसरा यहाँ पर जो है यह खुद अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक आपको निरक्षीय स्थिति में दिया भी गया है मैग्नेट का। तो मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन होता है, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। अगर यहाँ पर थीटा 0 दे दें तो ये होता है इंडाउन पोजीशन। इंडाउन पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल लाइन भी, इंडाउन पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल लाइन भी। तो यह जो आपको मिलेगा ER, जैसे ही थीटा को यहाँ पर 0 देंगे, cos 0 1 हो गया, तो ये 3 1 4 हो गया, 4 का रूट 2 हो गया। तो यहाँ पर P के स्थान पर अब 2P हो जाएगा, फर्क यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। यही इसके लिए आंसर होता है 2P अपॉन R क्यूब, और यहाँ P अपॉन R क्यूब। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका कि ये बताइए, बोलो बाबू यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ओके तो यहाँ पर ये आपका इंटेंसिटी हुआ एक्सियल लाइन पर, और एक्सियल लाइन या इसको बोलते हैं इंडाउन पोजीशन, इंडाउन पोजीशन। और आपको ये सब लिखने की और जरूरत नहीं, ये खुद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए हमने डिस्कस किया। बाकी आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, और समय आपके पास ठीक ठाक हो तो डायरेक्शन तक आ जाइए, ठीक है। बाकी इसको स्पेशल केस को इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर इसको लिख लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट धमाका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट धमाका क्वेश्चन हम लोग निकालेंगे। किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, मतलब मैग्नेटिक डायपोल के कारण, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये डायपोल है, और ये मान लीजिए प्लस M है, ये माइनस M है। और प्रैक्टिकल तौर पर कोई भी छोटा मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल कहलाता है। कोई भी छोटा मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल कहलाता है। ये प्लस M है, ये माइनस M है, और R डिस्टेंस पर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ख़ास बात यह याद रखिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, या ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है, ब्रॉड ऑन पोजीशन, या इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज मत करिएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन दे या ब्रॉड ऑन पोजीशन दे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे, ठीक है। और हिंदी में निरक्षीय स्थिति इसको कहा जाता है, या लंब समद्विभाजक। अब यहाँ पर देखिए, ये डायपोल है, इसके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी को निकालना है। तो यहाँ पर माना हमने कि इस पोल के कारण, प्लस M के कारण, इधर इंटेंसिटी मान लिया कि B1 है, चूँकि प्लस है, और यहाँ पर भी हम लोग प्लस ही लेते हैं, मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। और इसके कारण, माइनस के कारण B2 इधर इंटेंसिटी हो गया, और ये एंगल माना थीटा, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हुआ, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हुआ। अब यहाँ पर देखिए B1 का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, B1 cos थीटा, इधर B1 sin थीटा। B1 का कंपोनेंट B1 cos थीटा, इधर B1 sin थीटा। उसी तरह से अब यहाँ पर B2 का कंपोनेंट B2 cos थीटा, और इधर B2 sin थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पहले B1 और B2 का वैल्यू क्या होगा। अब इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा, ये आपका B1 है, ठीक है। B1 जो है ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। इसके कारण प्लस M के कारण यहाँ पर फॉर्मूला जो आपके पास होता है मैग्नेट का, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला KQ/R², तो ये K, और उसके बाद प्लस M, नीचे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस आपके पास ये L है, ये R है,
तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, पता है। ये भी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, पता है। तो यहाँ पर जैसे ही स्क्वायर करेंगे साहब, तो ये आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट और स्क्वायर दोनों करेंगे, रूट हट जाएगा, ये b1 मिलेगा। फिर उसी तरह से जरा देखें कि b2 कितना मिलता है। b2 जो है ये इसके कारण यहाँ पर है, तो फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी वही होगा, फर्क ये होगा के के स्थान पर ये चीज़ चेंज करेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम के स्थान पर यहाँ पर वो उधर क्या था आपका माइनस एम, और नीचे यहाँ पर जो है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, b1 और b2, माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, इसका 2 कंपोनेंट लिया और इसका भी 2 कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट ऊपर और नीचे, ये वाला कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट दोनों मिला करके मैदान साफ हो गया। इक्वल और अपोजिट दोनों मिला करके मैदान साफ हो गया, ठीक है। तो इस वजह से अब यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए इस दोनों को जोड़ देंगे, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, और ये चुंबकीय तीव्रता लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो ये आपके पास b1 cos थीटा और प्लस b2 cos थीटा दोनों मिला करके, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2b1 cos थीटा। चूंकि b1 b2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ पर अब समय आ गया, यहाँ देखिए एक बार फिर से इसको लिख रहे हैं 2b1 cos थीटा। अब यहाँ पर 2b1 का वैल्यू पुट कर दें, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो कोई एक रखिए, और मैग्नीट्यूड में निगेटिव साइन नहीं लेते, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर m अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो साहब कोई दिक्कत है? अब उसके बाद cos थीटा, अब समय आया cos थीटा का वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दें। तो कोई भी ट्रायंगल ले लें हम लोग यहाँ से, है ना, कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर ले सकते हैं। बाबू बोलो, कोई भी ट्रायंगल जब लेंगे यहाँ पर, तो जरा cos थीटा का वैल्यू बता दें कि कितना होगा। cos थीटा बोलते चले मेरे साथ, cos थीटा इक्वल टू होता क्या है, बोलिए b/h। तो ये b है, ये p हो गया, b इसके लिए r है, r है ना, cos थीटा ये इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, और रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दें, cos थीटा का वैल्यू कितना, r अपॉन रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना। तो जरा देख लीजिए कितना आ गया, ये आपका रिजल्टेंट। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr, और यहाँ पर ये हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और पावर कितना हो जाएगा, 1 पावर, और इधर आधा पावर, दोनों मिला के 3/2 पावर, और 2mr इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर m × 2r, ये m × 2r है, तो ही तो है ना बाबू। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ तक देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, और एकदम याद करते चलिए, ठीक है। बिल्कुल धमाका क्वेश्चन है, एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि जो है आपके लिए जो मेहनत किया गया है ये रंग लाया, और बिल्कुल लाएगा। आपका मेहनत है, हमारा मेहनत है, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। यहाँ तक देख लीजिए, लिख लीजिए। तो यहाँ पर कितना आया देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, नीचे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यही होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यही होता है। अब इसी में अगर डाइपोल का लेंथ स्मॉल लिया जाए, स्पेशल केस में इफ लेंथ ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर आर स्क्वायर
के कंपेरिजन में एल स्क्वायर काफ़ी छोटा होता है, एल स्क्वायर बहुत छोटा होता है आर स्क्वायर के कंपेरिजन में। तो एल स्क्वायर को हम लोग हटा देंगे, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। एल स्क्वायर लेंथ डायपोल का ऐसे भी छोटा होता है और इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसको एकदम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बाबू। तो यहाँ पर बी आर कितना हो गया देखते चलिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन इसको नेग्लेक्ट करेंगे आर स्क्वायर पावर 3/2, तो ये खत्म हो गया। यहाँ देखिए तो कितना फॉर्मूला आ गया आपके पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम अपॉन आर क्यूब, और यही होता भी है। तो बी आर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और यही जो है फॉर्मूला होता भी है इंटेंसिटी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या ब्रॉड ऑन पोजीशन पर। इसमें कोई दिक्कत है तो चलिए इसको लिख लीजिए पहले, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन धमाका क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट धमाका क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर में आपको क्या निकालना है, दो सेल के विद्युत वाहक बल का रेशियो या तुलना करना, अनुपात निकालिए या तुलना करिए। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, कोई भी दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करना है, ये धमाका क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल पूछने की गारंटी है। पोटेंशियोमीटर जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। तो यह पोटेंशियोमीटर का एक सिंपल डायग्राम है, और पोटेंशियोमीटर में इसे 8 से 10 मीटर का वायर यूज किया जाता है। आप इसको घुमा घुमा करके लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल डायग्राम यही, यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर वायर का ये लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पर इसका सिंपल सर्किट है, RH रियोस्टेट है, यहाँ पर की है, यहाँ पर ये सेल है, और जिस दो सेल का ईएमएफ निकालना है, एक आपका यहाँ पर E1 है और दूसरा यहाँ पर ये E2 है। एक E1 है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, इसको K1 मान लीजिए, और एक स्विच यहाँ भी लगा देते हैं, इसको K2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पहले पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखिए पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, यहाँ पर अगर कांस्टेंट करंट पास किया जाए, इफ कांस्टेंट करंट इज पास्ड, if constant current is passed through the wire of same cross sectional area and same material, then potential difference is directly proportional to length of the wire. Potential difference is directly proportional to length of the wire. क्यों? तो जरा समझिए इसको, चूंकि होता क्या, V इक्वल टू आई आर, और R के स्थान पर R का फॉर्मूला आप जानते हैं रो L बाय A। यहाँ हम जैसे ही इसको पुट कर देंगे रो L अपॉन A, तो I रो अपॉन A इंटू L। तो यहाँ पर अगर I कांस्टेंट हो, एरिया कांस्टेंट हो, रो कांस्टेंट हो, यही बात ये कह रहा है। इफ कांस्टेंट करंट इज पास्ड, I कांस्टेंट थ्रू द वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया समान रखिए, आप मटेरियल भी सेम दीजिए, तो ये तीनों चीज आपका कांस्टेंट हो गया। ये जैसे ही तीनों चीज कांस्टेंट हो गया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का मतलब हो गया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। यहाँ पर इधर लिख देते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया। और ये भी जानकारी रखिए कि पोटेंशियोमीटर में एक स्पेसिफिक वायर का यूज करते हैं, और यह जो होता है LY होता है कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का। किसका LY होता है? कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का LY होता है, ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल, आपको पता ही है, यही मेरा टारगेट है, ठीक है। एक बार फिर से प्रिंसिपल को समझिए। अगर कांस्टेंट करंट पास किया जाए, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, अगर कांस्टेंट करंट किसी भी तार से होकर के पास किया जाए, और ये जो तार होना चाहिए, जो वायर होना चाहिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए, है ना, अनुप्रस्थ क्षेत्र का इसका एरिया सेम होना चाहिए, और मटेरियल समान होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे स्थिति में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर जो है समानुपाती होता है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और यही जो है प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का, ये सिद्धांत है पोटेंशियोमीटर का
ये हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद तो फिर सेम हो गया, V इक्वल टू आई आर। यहाँ पर देखिए फिर R के स्थान पर रो L बाई ए को बैठाया, I के स्थान पर I रहा, R के स्थान पर रो L बाई ए, ये तीनों चीज कांस्टेंट। तो ऐसे स्थिति में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसका मतलब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जिस दो सेल का EMF निकालना है, पहले जैसे इस बैटरी की बात करेंगे तो इस बैटरी को लगाया और यहाँ से इसका स्विच डिस्कनेक्ट कर देंगे। अभी अब ये जो बैटरी है ये अब इसमें एक्टिव नहीं है, हटाना नहीं है, बस खाली स्विच को यहाँ से ऑफ कर दीजिए, ठीक है। जैसे बल्ब बंद करना होता है तो तार पकड़ के थोड़ी खींचते हैं, स्विच ऑफ कर दीजिए, बल्ब बंद हो गया, वो आपका अब एक्टिव है ही नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर अब ये एक्टिव नहीं है, अब ये आपका आ गया फंक्शनिंग में। तो अब इससे क्या करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पर ये जॉकी है, इसके सहारे क्या करते हैं हम लोग, एक बैलेंस पॉइंट को निकालते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ले जाते हैं, और जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो पॉइंट निकालते हैं, जिसको कि बैलेंस पॉइंट बोला जाता है, जिसको कि नल पॉइंट बोला जाता है। तो इस सेल के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि नल पॉइंट मिला, सपोज इसको यहाँ 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 खिसका करके इधर इधर इधर, ये जॉकी पेन जैसा ऑपरेटस होता है, आपको पता है, ऐसे ऐसे खिसकाते हैं, और जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का सुई में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता, उस पॉइंट को नोट करते हैं, और वह यहाँ पर लेंथ हम लोग नोट कर लेते हैं। और इसका अकल के साथ नकल करने का तरीका होता है, एक्सपेरिमेंट में एक बार सीधा इधर मारिए, दूसरा इधर, एक बार इधर मारिएगा, डिफ्लेक्शन गया इधर, जीरो यहाँ पर है मान लीजिए, इसके इधर मार चला गया डिफ्लेक्शन, फिर सीधा यहाँ मारिए, इधर आ गया, अभी इस दोनों के बीच में मिलेगा, फिर यहाँ मारिए, यहाँ मारिए, अभी इस दोनों के बीच मिलेगा, फिर यहाँ मारिए, यहाँ मारिए, इस तरह से आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर E1 की बात करें इस सेल के लिए, तो E1 के लिए जो हमारा मिला, यहाँ पर ये पॉइंट बैलेंस पॉइंट, ये इसका लेंथ हो गया L1, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये L1 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से फिर दूसरे के लिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, और ये लेंथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मान लेते हैं, यहाँ तक देख लीजिए, लिख लीजिए, साइड हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, लेकिन एकदम याद होना चाहिए, बहुत धमाका क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। अब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीका आपको हम बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है, टू द पॉइंट, जितना लिखना है उतनी बात, कोई फालतू बात नहीं। एग्जाम में समय नहीं होता फालतू बात लिखने का, इसलिए एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। क्योंकि वैसे आप मेरा ओरिजिनल लेक्चर में देखिएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल से गए हैं, लेकिन आपको जितना लिखना है बस उतनी ही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सेल के लिए फर्स्ट सेल है ना, मान लेते हैं E1, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देंगे K इंटू L1। उसी तरह से दूसरा सेल के लिए सेकेंड सेल, सेकेंड बैटरी के लिए E2, यहाँ पर K इंटू L2, ये मानिए फर्स्ट, ये मानिए सेकेंड। अब यहाँ पर दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2। जैसे ही डिवाइड करेंगे E1 और E2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर K खत्म हो गया L1 अपॉन L2। तो इस तरह से L1 और L2 को निकाल करके, अब जैसे E1 का हम लोग निकाल लिए, तब क्या करेंगे, अब इस स्विच को अब यहाँ से हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और इस स्विच को अब कनेक्ट कर दिया। अब इस स्विच को कनेक्ट कर दिया तो अब E1 जो है इस सर्किट से बाहर हो गया, अब इसमें E2 आपका इस सर्किट में आ गया। तो अब E2 यहाँ पर फंक्शनिंग कर रहा है, और इसके लिए फिर मान लीजिए हो सकता है कि बैलेंस पॉइंट आपको यहाँ पर मिले, और ये लेंथ मान लेते हैं कि L2 है, कहीं भी मिल सकता है बैलेंस पॉइंट, हो सकता है यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, अब इस पर डिपेंड करता है। तो L1 मिल गया, L2 मिल गया, ये दोनों जैसे मिल गया तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं इस दोनों का रेशियो। लेंथ का रेशियो ही इस दोनों बैटरी के EMF का रेशियो देगा, है ना। तो अब इसके द्वारा आराम से हम लोग L1 और L2 जैसे मिला तो आराम से निकाल सकते हैं। इस बात को यहाँ पर लिख दीजिए, है ना, इस तरह से, है ना। आफ्टर गेटिंग
L1 एंड L2 मतलब L1 और L2 मिलने के बाद हम लोग आराम से E1 और E2 का रेशियो निकाल सकते हैं। ये हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, आफ्टर गेटिंग L1 एंड L2 वी डिटरमाइन द रेशियो ऑफ EMF ऑफ टू सेल इजीली। दो सेल का EMF आराम से निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे L1 और L2 को निकालने के बाद दो सेल का EMF आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यह भी बिल्कुल धमाका क्वेश्चन है, तो इस तरह से बिल्कुल आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ना है और एकदम एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ऐसा मेरा मेहनत, आपका मेहनत और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम धमाका क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट में, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नंबरिंग के हिसाब से, स्फेरिकल कैपेसिटर, गोली संधारित्र का धारिता निकालना, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी को निकालना है और इसमें हम लोग दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट लेते हैं। दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट लेते हैं। यह आपका कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट है। दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल प्लेट यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जिसका रेडियस एक का A है, दूसरे का B है। ये सेंटर है, ये सेंटर है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, हमारे पास जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू सी भी, तो C इक्वल टू क्यू बाई भी, C इक्वल टू क्यू बाई भी। पहला स्टेप आपका ये फॉर्मूला होगा, इसको फर्स्ट मानेंगे। और दूसरा स्टेप में पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे, दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे। ये मेन टारगेट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे और यहाँ पर बैठाएंगे तो कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना होगा दोनों प्लेट के बीच। और इसके लिए जो हम लोग फार्मूला लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, अब हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला है, देखो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr। अभी भी यूज हुआ था इंटेंसिटी के लिए। तो अगर dV की बात करें तो E इंटू dr, चूंकि कैपेसिटी निकालना है हम लोग माइनस को इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए माइनस EdR, और चूंकि हम लोगों को निकालना है कैपेसिटी, और कैपेसिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव साइन को इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं इग्नोर ही कर देता हूं, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, झंझट लेके नहीं चलना। नेग्लेक्टिंग, जहां ऐसा ऑप्शन है तो उसको करने से फायदा। नेगेटिव साइन को नगण्य माना, हिंदी वाले लिखिए नेगेटिव साइन को नगण्य माना। ठीक है, अब यहां पर दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करना, EdR। और किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी देखिए अभी यूज हुआ था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन dV हो गया, V हो गया, E के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर dr। अब यहां देखिए इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहां लिमिट क्या होगा बाबू, बोलते जाओ, लिमिट क्या होगा, मेरे साथ बोलते चलिए। लिमिट क्या होगा, A से B, क्या लिमिट होगा इसमें, क्या लिमिट होगा, A से B, बोलते चलिए मेरे साथ, क्या लिमिट होगा A से B। अब यहां देखिए इसमें भी जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालेंगे, तो क्या क्या बाहर निकलेगा, ध्यान दीजिए। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, तो इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसमें कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा और इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो
अब यहाँ पर फिगर आपका यही था, यह जो है अंदर वाला प्लेट है, यह आपका बाहर वाला प्लेट है, ठीक है। ये मेन प्लेट है जिस पर चार्ज दिया गया, और ये बगल में प्लेट रखा गया है। इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंडक्शन के कारण क्रिएट होगा, और इस निगेटिव के कारण इसके बाहर वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को हमने अर्थेड कर दिया। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? अर्थेड हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? अर्थेड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, चलिए इस डायग्राम को भी मैं अब हटा देता हूँ, अब इस डायग्राम की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म में बाहर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q बाहर हो गया, R स्क्वायर भीतर रहेगा, इंटीग्रेशन dr अपॉन R स्क्वायर। देखिए इसके पहले जो इंटीग्रेशन किया था वो फिर अब यहाँ पर आपको आ गया है ना, इंटीग्रेशन dr अपॉन R स्क्वायर। तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है, डायरेक्ट भी याद रखिएगा, 1/r स्क्वायर dr का जो इंटीग्रेशन होता है -1/r। करके भी देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, करके भी देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। और लिमिट इसका a से b 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इसके बाद ये आपका -2 ऊपर चला जाएगा। अगर इंटीग्रेट करिएगा तो देखिए ये Q हो गया, और dr अपने जगह पर क्या तरीका है, -2 + 1, नीचे -2 + 1, देखिए कितना आया, लिमिट a से b, लिमिट a से b 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, देखिए -2 + 1 -1, और नीचे -2 + 1 -1, तो v कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और -1/r। इसी स्टेप को हमने कहा था आपको डायरेक्ट रखिए याद, तो अगर ये डायरेक्ट आप याद रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का स्टेप आपका बच गया। तो सलाह है कि आप इस चीज़ को याद रखिए, इतना करने की ज़रूरत नहीं, और करने में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, और ख़ास करके बायो वाले जो बच्चे हैं वो तो आप ज़्यादा बेटर होगा, है ना, हम लोग इसको डायरेक्ट याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो भी यहाँ पर निकला, लेकिन अब यहाँ पर इसको लिमिट को बैठाना अभी बाकी है। a से b लिमिट को बैठाएंगे, यहाँ तक देखिए, लिखिए लिमिट को बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए माइनस को भी बाहर निकाल लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को बाहर निकाला 1/r, लिमिट a से b। क्या तरीका है लिमिट बैठाने का, बोलते चलो बाबू, क्या तरीका होगा लिमिट बैठाने का? क्या तरीका है, r के स्थान पर ऊपर वाला लिमिट, माइनस करके r के स्थान पर नीचे वाला लिमिट। तो यहाँ पर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, देखते चलिए, r के स्थान पर ऊपर वाला लिमिट माइनस करके r के स्थान पर नीचे वाला लिमिट। तो यहाँ पर a माइनस b, अब यहाँ देखिए साहब, ये अब इस माइनस को अगर भीतर करते हैं तो ये देखिए a माइनस बी जो है ये आपका b माइनस a हो गया, a माइनस b माइनस a हो गया, नीचे यहाँ पर b a अपने जगह पर, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो ये आपका पोटेंशियल मिल गया। अब क्या करना है, पोटेंशियल मिल गया, अब क्या करना है, यहाँ जो है इसके लिए क्या करना होगा, कैपेसिटेंस को निकालना है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट से, तो C = Q अपॉन V अभी हम लोग निकाले, इसको बैठाएंगे, तो Q B माइनस A, नीचे BA, ये हो गया, Q खत्म हो गया, और ये आपको ऊपर लिख दे रहे हैं, ये आपको मिल गया फॉर्मूला C = ये देखिए ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए बी ऊपर चलाया, नीचे यहाँ b माइनस ए ये नीचे चलाया, और यही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता भी है साहब,
यही कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता भी है, याद रखिएगा, यही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता भी है। और अगर कोई भी इसी में अगर हम बात करें स्पेशल केस में, हालांकि इसमें लिखना जरूरी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको बता रहा हूँ। अगर इसमें अगर ये कहा जाए कि कोई भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी क्या कैपेसिटी होगी, आइसोलेटेड मतलब अकेला, या ये कहें आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि ऊपर वाला जो प्लेट था इसमें, ये छोटा और ये बड़ा प्लेट जो था, बड़ा वाला फुटबॉल काफ़ी दूर हो जाए, ये हम लोग ए माने थे और ये बी माने थे, तो इसमें बी को इन्फिनिटी कर देना है। फॉर आइसोलेटेड मतलब अकेला, अकेला प्लेट, अकेला स्फेरिकल प्लेट। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, सिंगल, अकेला सिंगल प्लेट। तो इसका मतलब ये वाला जो प्लेट है इसको इन्फिनिटी मान लेना है। इन्फिनिटी मानने का मतलब हुआ कि इसका असर कुछ होगा ही नहीं, नो इंडक्शन इफेक्ट। इसका मतलब इधर कोई इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा। तो जब कोई इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा साहब, कोई इंडक्शन इफेक्ट नहीं होगा तो ये सीधा खत्म होगा, बी को इन्फिनिटी मान लीजिए। अब इसी को थोड़ा सा हम ऐसे लिख रहे हैं, जरा देखिए इस फॉर्मूले को जो लिख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बी माइनस ए जो है ए बी को यहाँ नीचे भेज रहे हैं। जरा देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा साहब, देखो तो 1 बाय, यहाँ बी कट गया 1 बाय ए, यहाँ ए कट गया 1 बाय बी, और अब क्या किया यहाँ पर देखिए बी इन्फिनिटी, बी जैसे इन्फिनिटी हो गया तो साहब इसका मैदान साफ हो गया। इसका मैदान जैसे साफ हो गया तो सी आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए फॉर्मूला आ गया। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ अकेला कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ अकेला कैपेसिटर। कोई भी प्लेट है, कोई भी प्लेट है, उसकी कैपेसिटी भी तो कुछ होगी, क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होगी। क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होगी, ठीक है। तो और ये भी याद रखिएगा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, कैपेसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैपेसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो बाबू, याद रहेगा, कैपेसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्लेट जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, रेडियस पर डिपेंड करता है। बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, रेडियस जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यह जो रेडियस पर डिपेंड करता है, यह खुद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि कोई भी अगर अकेला कैपेसिटर है, इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है भी आपके मॉडल सेट के क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, और आप यह बताना कि अगले क्लास में आप क्या करना चाहेंगे। जैसे मैं कल का फिर क्लास लूँगा, अगर शाम का फिर 7 बजे, ठीक है। हालांकि फिर आपका मैथ का एग्ज़ाम है लेकिन फिर भी उसको मैं क्लास लूँगा, ठीक है। और अगर कहीं बाय चांस लाइव क्लास गड़बड़ाता है तो मैं रिकॉर्डेड डाल दूँगा, ठीक है। रिकॉर्डेड डाल के आपको मैं दूँगा और आप बिल्कुल रेडी रहेंगे, ठीक है। और परसों चूँकि आपका मैथ का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो कल मैं क्या आपको दूँ ये बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए आपको या ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ये आप मैसेज में करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपको चाहिए या ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, फिर जैसा आप मैसेज करेंगे फिर वैसा मैं कल आपको सारे क्वेश्चन आपको बना करके दूंगा मैं, ठीक है। तो आज चूँकि बैटरी भी थोड़ा डिस्चार्ज होने लगा है, तो चूँकि अचानक आज वाईफाई डिस्टर्ब हुआ, इसलिए ये आपको निश्चित रूप से काम आएगा। फिर हम ये बिल्कुल लाइव जैसा आपका क्लास होगा, तो आप मैसेज करेंगे आपको ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। और चलिए फिर जो बच्चे हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल इनोवेशन एकेडमी, मैं हूँ आर.के. जैसर, ठीक है। और बच्चे को भी शेयर करें और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये बहुत काम का और बहुत रिसर्च करके काफ़ी मेहनत से हमने आपके लिए तैयार किया है इसको। तो आज इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब आइए नेक्स्ट
नेक्स्ट जो हमने आपको एक दिया था लास्ट में LCR सर्किट, इसके भी मैं बात कर देता हूं, क्योंकि यह भी एक क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका बिल्कुल कोई रिस्क नहीं रहेगा, आप एकदम मिनिमम रिस्क पर रहेंगे, आप आराम से सभी क्वेश्चन को आप बना करके आएंगे, 100% क्वेश्चन आप बना करके आएंगे। ठीक है, तो एक LCR सर्किट ये भी बहुत ही आसान है और लिखने में इसको समय भी बहुत कम लगेगा। थोड़ा सा इसका टेक्निक बता देते हैं, आपको करना क्या है। देखो LCR सर्किट है ना, LCR सर्किट, LCR परिपथ इसको हिंदी में बोलते हैं, LCR परिपथ ऐसे ही लिखा जाना है, LCR सर्किट को परिपथ बोलते हैं, LCR परिपथ। अब यहाँ पर देखिए इसमें L भी है, C भी है, R भी है, ये अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक से है, ये आपका AC का सिंबल, यहाँ पर ये की का सिंबल। अब यहाँ देखियो इसमें जो XL माइनस XC होता है, ये X से इंडिकेट करते हैं और इसको बोला जाता है रिएक्टेंस। क्या बोला जाता है इसको? रिएक्टेंस बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो X आपका जो है ये XL माइनस XC और XL होता है ओमेगा L और XC का वैल्यू होता है 1/ओमेगा C। आपको पता है XL ओमेगा L और XC का वैल्यू 1/ओमेगा C, ये रिएक्टेंस कहा जाता है। और इसमें जो हम लोग को निकालना होता है, इम्पीडेंस निकालना है और फेज डिफरेंस निकालना है। इम्पीडेंस जिसको कि प्रभावी प्रतिरोध या प्रतिबाधा कहा जाता है, इम्पीडेंस, और इसको समझने के लिए ये रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है। इम्पीडेंस कुछ नहीं है या एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है, इम्पीडेंस कुछ नहीं है या एक रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है। इम्पीडेंस रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है, प्रभावी प्रतिरोध या प्रतिबाधा इसको कहते हैं। और इसको याद रखने के लिए एक ट्रायंगल के रूप में हम यहाँ पर इसको याद रखते हैं, जिसको कि AC ट्रायंगल कहा जाता है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। इस ट्रायंगल को बना करके आपको इसको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इम्पीडेंस जो हम लोग इसका देते हैं, इम्पीडेंस Z जो यहाँ पर दिया जाता है रिजल्टेंट, तो यहाँ पर ये AC ट्रायंगल है, ये फेज डिफरेंस फाई है, बेस पर रेसिस्टेंस लिया गया है और परपेंडिकुलर पर ये इसका जो है रिएक्टेंस है, X का वैल्यू XL माइनस XC। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस होता है इस दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट होगा क्या, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बहुत आसान है ना, और लिखने में समय बहुत कम। XL को फिर लबाड़ना हो तो XL को फिर ओमेगा L, नीचे 1/ओमेगा C, इसका होल स्क्वायर, और यही इसका जो है प्रतिबाधा या इम्पीडेंस कहा जाता है, इम्पीडेंस। अब फिर यहाँ पर देखिए फेज डिफरेंस की अगर यहाँ पर बात करते हैं, फॉर फेज डिफरेंस मतलब फाई निकालना, तो इस ट्रायंगल में इसको हिंदी वाले भी लिख सकते हैं ऐसे बच्चे कि AC ट्रायंगल के रूप में इसको याद रखा जाता है, याद रखा जा सकता है। और यहाँ पर tan फाई लिया जाए, tan फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, P/V, लिखने में समय बहुत कम लगेगा। tan फाई यहाँ पर देखिए XL माइनस XC अपॉन R, tan फाई। अगर फाई की बात करें, देख लीजिए tan फाई इस ट्रायंगल में क्या होगा बाबू, P/V, तो यहाँ पर XL माइनस XC और नीचे R, तो tan फाई हो गया। तो फाई की बात करेंगे तो इसको क्या करना है, इन्वर्स में डाल देना, XL माइनस XC अपॉन R, इसको इन्वर्स में डाल देना है, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R, ये हो गया। ठीक है, और अगर इसमें देखिए यहाँ पर इम्पीडेंस निकल गया, फेज डिफरेंस निकल गया, फेज डिफरेंस निकल गया। अब जैसे कहीं इसमें अगर पावर फैक्टर की बात हो, पावर फैक्टर अगर निकालना हो, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर जो होता है इसका cos फाई, और ये भी इसी ट्रायंगल से बताइए कि cos फाई क्या होगा। cos फाई होता क्या बाबू, cos फाई क्या होता है, तो B/H, और ये हम लोग अभी निकाले, कितना निकाले, ये देखिए यह जो होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर R अपॉन दिस cos फाई कितने के बराबर होगा, B/H, तो R अपॉन ये √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये सारा खेल इस ट्रायंगल का है, बस सारा खेल इस ट्रायंगल पर, इस ट्रायंगल को याद रखना, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप याद रख सकते हैं और लिख भी देना इसको। किसको याद रख सकते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल के द्वारा जिसको कि AC ट्रायंगल कहा जाता है। इस ट्रायंगल को याद रखते हैं, याद रख सकते हैं एक ट्रायंगल के द्वारा
जिसको कि एसी ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। और फिर अगर इसमें बस यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर इसमें करंट निकालने की बात हो, यहाँ तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर करंट निकालने की बात हो तो I इक्वल टू होता क्या है, I इक्वल टू, आप लोग जानते हैं I इक्वल टू V/R, हमेशा पढ़ते हैं V/R। तो यहाँ पर याद रखना है I इक्वल टू EMF अपॉन R। जहाँ जहाँ याद रखते थे वहाँ वहाँ याद रखना है Z, मतलब इम्पिडेंस, वहाँ वहाँ इम्पिडेंस। तो EMF अपॉन इम्पिडेंस मतलब Z, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पर करंट की बात होगी तो यहाँ Z का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। और वैसे ही ऑप्शनल है, ये लिखें, अच्छी बात ना लिखें तो भी, लेकिन आपका इसके पहले ही काम हो चुका है। ठीक है, इसको और थोड़ा सा लम्हार ना हो बाबू तो फिर यहाँ तक हम लोग आएंगे। ये आपका करंट के लिए हो गया। ठीक है, और एसी ट्रायंगल के द्वारा हम लोग इसको याद रख सकते हैं। इट कैन बी रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ एसी ट्रायंगल। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इसे एसी ट्रायंगल के द्वारा याद रख सकता है, याद रख सकते हैं। इसको यहाँ पर लिख दीजिए, इट कैन बी रिमेंबर्ड with the help of AC circuit, with the help of a triangle, with the help of a triangle which is known as AC triangle, which is known as AC triangle। नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिए। तो ये इसको AC ट्रायंगल के रूप में हम लोग याद रख सकते हैं, इसको जाना जा सकता है। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन। तो चलिए फिर अब आप लोग को बिल्कुल ही बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से इसको आप लोग देख लीजिएगा। और उम्मीद है बिल्कुल सारा क्वेश्चन आप करके आएंगे, जो आपका 2 फरवरी को एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का 12 का, बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो चलिए, और अभी इतना ही। और फिर हम लोग मिलने वाले हैं लाइव क्लास में, आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा, है ना, यूट्यूब चैनल हमारे इनोवेशन एकेडमी पर। मैं हूँ आर के जे सर, हमारे चैनल इनोवेशन एकेडमी। ठीक है, और हमारा 2 चैनल है। कहीं इनोवेशन एकेडमी अगर मान लीजिए बाई चांस अगर लाइव क्लास में काम नहीं करता है तो फिर वैसे स्थिति में हम फिजिक्स ट्रिक एक चैनल है, हम उस पर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लाइव क्लास लेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और एकदम मैराथन चलेगा बिल्कुल आप उसमें। और आप लोग को क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चाहिए या शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, ये आप हमें मैसेज में करें। जिसका ज़्यादा डिमांड होगा पहले हम वही करेंगे। ऑब्जेक्टिव चाहिए, धमाका ऑब्जेक्टिव चाहिए, या धमाका शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, जो पहले डिमांड आप जिसका ज़्यादा होगा वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फिर हो सकता है फिर आपको जो है कुछ समय बाद, मतलब जब भी टाइम होगा वो आपको नोटिफिकेशन जाएगा लाइव क्लास का। आप हमें मैसेज ज़रूर करेंगे, मैं वही क्वेश्चन आपको करूँगा। थैंक यू।